जावेद किसी काम से गया था। पीछे अमान और माला दोनों प्लानिंग करते पूरा रूम सजा चुके थे। ये लें भाभी जी, हो गया। अमान ने एक नज़र पूरे रूम पर डालकर बोला। माला भी खुशी से पूरे रूम को देखकर एक हाथ अमान के आगे किया, जैसे अमान ने भी दूसरे हाथ से ताली मारी। थैंक यू सो मच अमान, तुमने मेरी हेल्प की। भाभी, इतना तो कर ही सकता चाचू बनने के लिए। अमान दांत निकालता बोला। तुम बांस कब आओगे? पिटोगे मेरे हाथों? माला दांत कचकचाते बोली। तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? ये सारी तैयारी आपने लुड्डो खेलने के लिए तो नहीं की? अमान एक आईब्रो उचकाते माला से पूछने लगा कि माला का शर्म से चेहरा लाल हुआ था। निकलो इधर से, निकलो। माला शर्म और गुस्से से अमान को धक्का देने लगी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। अपना काम निकलवा कर अब कह रही हो निकलो। अमान अपनी आंखों में ना आने वाले आंसू साफ करते बोला। कोई इज्जत ही नहीं मेरी इस घर में। वो ड्रामे करते गुस्से में भी माला को हंसा गया था। तुम्हारी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। माला पास पड़ी कुर्सी से स्टिक उठाती अमान के पीछे भागी थी। अमान हंसा हुआ भागा था। भाभी भाभी, रुके रुके, वो देखें, जावेर आ गया। माला का दिल थक रह गया। उससे डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। अमान तेरी तो। उसे दोबारा से अमान की तरफ देखा। अब वहां अमान भी नहीं था। तुम एक दफा मेरे हाथ लगो, चपड़गंजू। माला गुस्से से पैर पटकती कमरे में चली गई। उसे अब अपने आप को भी तैयार करना था अपने सावी को मनाने के लिए। आन, आज मुझे माला से मिलने जाना है। फिर कल हमने इडली के लिए निकल जाना है। और मुझे माला की, अमान की, लारीब की बहुत याद आ रही है। एन रोनी सूरत बनाते अपने आन से कहने लगी। तो सबको यहाँ बुला लो ना। कयान ये कहते अपने कपड़े बैग में रखने लगा। नहीं आन, मुझे जाना है। तो क्या अब मैं उनके घर नहीं जा सकती? वो अपने हाथ कमर पे रखते बोली। जा सकती हो मेरी ऐन, लेकिन ये वक्त तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा मैं? कयान ने एन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके चौड़े सीने से आ लगी। आन, आप भी ना, छोड़िए मुझे। हर वक्त शुरू हो जाते हैं। एन अपने हाथों से कयान को दूर करती बोली। अभी तुम्हें माला से मिलने जाना है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? एन अपनी आंखें छोटी करके बोली। मुझे कोई रिश्वत तो देनी होगी ना? कयान मायने हेजी से एन के लबों को देखते कहने लगा। शर्म नहीं आती पुलिस वाले होकर रिश्वत लेते हुए? एन ने आंखें दिखाते बोला। अगर रिश्वत बीवी से लेनी हो, और वो भी अपनी मर्जी की सूरत में, तो 1000 दफा ले सकता हूँ। ये कहते ही कयान एन के लबों पर झुका था। एन ने भी कयान के बालों में अपने हाथ फंसाए। वो भी हमेशा की तरह कयान की गुर्बत में मदहोश हो जाती थी। एन का साथ देने पर कयान की शिद्दत में इजाफा हुआ था। अपनी शिद्दत दिखाते कयान पीछे हुआ तो एन गहरे सांस लेने लगी। अगर अब रिश्वत ले ली हो तो मैं जाऊं? एन अपना सांस बहाल करते हुए बोली। हाँ, जाओ और जल्दी आना। अच्छा रुको, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं आन, मैं चली जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, मैं पहले उससे मिलने जाऊंगी, फिर मैं माला से मिलने जाऊंगी। ओके आन, अपना ख्याल रखना। लव यू मच। एन कयान के गालों पर रब रखते जल्दी से बाहर भागी थी कि कहीं अब फिर से कयान रोक ना दे उसे। मॉन्स्टर, कहाँ हो तुम? एन मोबाइल कान के साथ लगाते मॉन्स्टर से पूछने लगी। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। हैरियत, गुस्से में लग रही हूँ। जावियार अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करता पूछने लगा। कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो तुम घर पहुंचो, मैं भी पहुंचने वाली हूँ। ये कहकर वो कॉल बंद कर गई। एन की आंखों में एक चमक थी, अपने नए शिकार की चमक। एन घर में दाखिल हुई तो सामने ही अमान नजर आया, जो कि लॉन्च में बैठा कोई मूवी देख रहा था। अमान की नजर एन पे पड़ी, जो खुले दरवाजे पर खतरनाक तेवरों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अरे एन, तुम? अमान एन को देखते खुशी से बोला। हाँ, तुम्हें नहीं आ सकती क्या? एन अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोली। उफ, मैंने ऐसे ही पूछा डाइन, तुम तो। अभी अमान कुछ और बोलता कि जावियार भी घर में दाखिल हुआ था। एन कैसी हो? जावियार सोफे पर बैठा बोला। मैं ठीक हूँ जावियार, तुम बताओ तुम कैसे हो? और माला कहाँ है? एन पूरे घर में नसें दौड़ाती हुई पूछने लगी। माला के नाम पे अमान की दबी दबी सी हंसी निकली थी। आंखों में शरारत साफ वाजिया थी। ये बतीसी क्यों निकाली हुई है तुमने? जावियार अमान को मुझसे गुस्से से देखता बोला। उससे शक हुआ था जरूर भाभी देवर ने फिर से मिलकर वो खिचड़ी पकाई होगी। कुछ नहीं, माला भाभी आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं कब से। और एक आप हैं जो सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठे बेचारी हमारी भाभी का इंतजार तवील कर रहे हैं। मैं जाकर बुलाता हूँ उसे। जावियार अपनी जगह से उठने ही वाला था जब एन बोली। रुको, माला के पास बाद में जाना, हम पहले अपना काम खत्म करते हैं। काम? कौन सा काम? अमान ने सवालिया नजरों से एन की तरफ देखा।
वही बंदा जिसने मेरे आन पर गोली चलाने की गुस्ताखी की है, अब उसे सजा तो देनी है ना। एन जहरीली मुस्कुराहट अमान की तरफ उछालती टॉर्चर रूम की तरफ चली गई। निकाब वो कर चुकी थी, अब उसकी ब्राउन आंखें ही सिर्फ नजर आ रही थी। अमान अपने सर पर हाथ मारता कहकर लगा उठा। उफ, माला भाभी, आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। अमान ने साव्यार को रोकने की कोशिश की, लेकिन साव्यार उसके सुने बगैर ही एन के पीछे चला गया और अमान को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। अमान भी मुंह के डिजाइन बनाता उसके पीछे चला गया। एन टॉर्चर रूम में आई, सामने उस आदमी को उल्टा लटके पाया। वो भी चिल्ला रहा था, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। उससे काफ़ी मारा गया था, लेकिन उसे कत्ल करने का हक एन के पास था। एन ने अपना चाकू निकाला जो वो घर से बैग में डाल कर ले आई थी। जब तक वो अपने चमकते चाकू से खून नहीं करती थी, उसे सुकून नहीं मिलता था। एन चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी अब चिल्लाने की बजाय खौफसदा नजरों से एन को देख रहा था। एन ने जावियार को इशारा किया। उसका इशारा समझते जावियार आगे बढ़ते उसकी रस्सी काटी थी और वो आदमी धड़ाम से नीचे गिरा। जावियार ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया। उस आदमी की बुरी हालत थी कि वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। एन ने चाकू उसके सोचने समझे बगैर उसके हाथों पे मारा था। एक चीख उस आदमी की हलक से निकली थी। उसकी चीखों से एन को सुकून मिल रहा था। एन को अपने अंदर एक सुकून उतरता महसूस हुआ था। इन्हीं हाथों से तुमने मेरे आन को मारने की कोशिश की थी ना? ये कहते एविल उस आदमी का दूसरा हाथ भी काट चुकी थी। चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। मुझे शक तो है कि तुम्हें किंग ने भेजा, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ। फिर अपने हाथों से उस किंग को मौत दूंगी। जल्दी बता, तुझे किसने भेजा है? एविल अपना चाकू उस आदमी की आंखों के सामने लहराते हुए बोली और वो आदमी खौफ से एन की तरफ देख रहा था। उफ, मेरे पास टाइम नहीं है और तुम हो कि इतने जिद्दी हो, बता ही नहीं रहे। चलो ठीक है, रहने दो, मैं खुद पता करवा लूंगी तुम्हें किससे भेजा है। और अगले ही लम्हे उस आदमी की जुबान एन के हाथ में थी। खून ही खून था जो पूरे कमरे में बिखर रहा था। कभी कभी तो अमान भी एन का ये रूप देख के हैरान रह जाता था। कोई एक लड़की होकर कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। माला साव्यार का इंतजार करते करते थक चुकी थी। वो अमान से पूछने के लिए कमरे से बाहर आई थी, लेकिन अमान कमरे में नहीं था। वो लाउंज में अमान को देखने आई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। उससे सोचा वो बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा में जाएगी। जब साव्यार आएगा तो वो फौरन से अंदर चली जाएगी। तुम्हें किसने भेजा है? एन उस आदमी को बालों से पकड़े उसका चेहरा ऊपर कर गई। वो आदमी तकलीफ से कराते मसम्मत करने लगा, लेकिन एविल की खतरनाक गिरफ्त से वो उसको छुड़वा नहीं पाया। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी तो जुबान ही नहीं है। एविल नॉर्मल अंदाज से कहने लगी जैसे कोई बच्चों का खेल हो। चलो मैं गैस करती हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम बस सर हिला देना। एविल उस आदमी के बालों को जोर से खींचे बोली, तुम्हें किंग ने भेजा है ना? वो पुरसोच अंदाज से कहती उस आदमी से पूछने की, और वो बेचारा आदमी हाँ में सर हिला गया। बहुत बुरा किया तुमने किंग, बहुत बुरा। मेरे आन पर नजर रखकर अब तुम्हारा काम है। जावियार, एविल अपना चाकू उस आदमी के कपड़ों के साथ साफ करती बोली। माला जो बाहर लॉन्च की तरफ जा रही थी, किसी कमरे से हल्की हल्की आवाज़ों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। वो उन आवाज़ों की तरफ खींचती चली गई। आधे खुले दरवाजे से माला ने उस आदमी की होंठ से अदभुत हालत देखी थी। वो अंदर का मंजर खौफ से फटी फटी आंखों से देख रही थी कि किसी लड़की ने अपना चाकू उसके कपड़ों से साफ किया था। उसके खौफ से कदम लड़खड़ाए थे कि वो लड़खड़ाती अंदर की जाने फिरी थी। एक तो उससे हील पहनी थी, ऊपर से इस कदर खौफ कि उसे कुछ समझ नहीं आया था। दरवाज़ा खुलने पर जो वजूद अंदर गिरा था उसे देखकर अमान तो परेशान हो गया। जाविया और रैन ने भी पलट कर माला को देखा जो कि ज़मीन पर गिरी हुई थी। माला तो फटी फटी आंखों से बस अपने सावी को देख रही थी जिसके हाथ में चाकू था। माला मुश्किल से खौफ से दीवार का सहारा लिए खड़ी हुई थी। माला के खड़े होते वजूद पर सावियार की आंखें गाढ़ता साकिन हुआ था। उसका भालू इतना तैयार क्यों है? लेकिन सावियार उसके बाद में देखने का सोचकर अपने काम में लग गया। एन ने सावियार को देखा जिसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कह रहा हो कि इससे भी तो पता चले कि उसका सावी कौन है। माला ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और उसे सबसे पहले अमान का चेहरा नजर आया था। माला ने खौफ से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजरें एन के चेहरे पर गई थी। वो भी हैरानगी से एन को देखने लगी थी, जो वही लड़की थी जिससे उस आदमी के कपड़ों से अपना खून भरा चाकू साफ किया था। एक ही जश्न में सावियार ने अपना चाकू उस आदमी के दिल में उतारा था कि माला की चीख निकली थी। वो मुंह पर हाथ रखे चीखने लगी थी। इससे पहले कि खौफ से बाहर भागती, साविया ने पलटकर अमान को इशारा किया, जिसे समझना अमान नजरें झुकाए माला की कलाई को अपने मजबूत हाथ में लिया।
माला ने हो हैरानगी से अमान को देखा। "छ छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाना है, जाना है।" अमान के हाथ पकड़ने पर आज पहली दफ़ा काँप रही थी। अमान शर्मिंदा था। माला के सामने वो जानता था माला ने आज की रात के लिए कितनी तैयारी की थी, कितना कुछ सोचा था। अमान के हाथ काँपने लगे थे। माला से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी। माला की आँखों में इतना एतबार था और अब उसी आँखों में बेयकीनी, खौफ था। लेकिन ये ज़ावियार ने क्या कर दिया था? अमान के हाथ काँपते देख ज़ावियार ने एन को इशारा किया माला को पकड़ने का। ज़ावियार प्लीज़। अमान ने कुछ कहना चाहा। जब ज़ावियार ने अपनी वहशत से भरपूर आँखों से अमान को देखा, तो अमान की बोलती वहाँ ही बंद हो गई। माला तो ईविल के हसार में काँप रही थी, मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल ज़ावियार के हाथ में उस आदमी का धक-धक करता दिल था। ज़ावियार वो दिल लेता माला के पास आया था। माला तो खौफ से काँप रही थी। उसे लगा अभी वो गिर कर मर जाएगी। ज़ावियार ने उस आदमी का दिल माला की आँखों के करीब तर किया। डार्लिंग, ये देखो दिल। एक दिन तुम्हारे बाप का दिल भी मेरे हाथ में होगा। उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। ज़ाविया गुर्राते हुए बोला। माला नफ़ी में सर हिलाते रोते हुए अपने ज़ावी का ये रूप देख रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर दिया था। उससे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो जो सुन और देख रही थी वो सच था? उसका दिमाग माउफ हुआ था। वो समझने की कोशिश में थी, लेकिन इतनी समझ उसमें कहाँ थी कि वो जान सकती कि क्या सच है क्या झूठ। वो झुंझला कर रह गई थी। ज़ाविया ने अपने हाथ में पकड़ा दिल माला के पैरों में गिरा दिया और उससे अपने पैरों से कुचल दिया था। यही हाल मैं तुम्हारे बाप का करूंगा डार्लिंग। यही हाल। देख लो। माला के मुंह से एक चीख निकली थी। इससे पहले वो बेहोश होकर गिरी थी। ज़ावियार की बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया था। ज़ावियार एन को इशारा करता माला को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ चला गया। ज़ावियार माला के चेहरे को गौर से दिख रहा था, जो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे के दरवाजे के सामने आया, जिसका दरवाज़ा बंद था। जैसे ही अपने पाँव से उसे दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखा, ज़ावियार साकित रह गया। उससे कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। उसे एक नज़र कमरे पर, एक नज़र अपनी बाहों में बेहोश अपने पहलू पर डाली। उसे अब उसके तैयार होने की वजह समझ में आई थी। कमरे में मोमबत्तियाँ रोशन थीं, जो अंधेरे कमरे में रोशनी की वजह बनी हुई थीं। बेड पर फूल बिखरे हुए थे। ज़ावियार के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उसे कोई डर नहीं था कि माला को उसके बारे में पता चल चुका है। उसे पता था, वो जानता था कि अब माला उससे कभी दूर नहीं जा सकती, ना वो जाने ही देगा। ज़ाविया ने माला को बेड पर लिटाया, जिससे उसके सुनहरी बाल एक तरफ ढलक गए थे। गोरी गर्दन वहाँ से नजर आ रही थी। हाफ स्लीव बाजू से उसकी गोरी रंगत चमक रही थी। ज़ाविया ने यकदक अपनी माला को देखा। उसका दिल उसकी गुर्बत के लिए मचलने लगा था, लेकिन वो माला के होश में आने का इंतजार करने लगा। ईविल को पता था ज़ावियार सब संभाल लेगा, लेकिन ईविल की वहशत अभी भी कम नहीं हो रही थी। उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। गार्ड से कहकर ईविल उस आदमी की लाश चुलवा चुकी थी। ऐसे लोगों को ईविल ऐसे ही मौत देती थी। अमान भी कमरे में जा चुका था। ईविल ने कायान को कॉल की, वही अपने पुराने नंबर से। कायान जो इनका इंतजार कर रहा था। ईविल के नंबर से आधी कॉल देखकर वह हैरान हुआ था, क्योंकि उसकी जान बचाने के बाद ईविल ने उससे कोई रब्ता नहीं किया था। इतने दिनों बाद उसकी कॉल आते देख कायान हैरान हुआ। वो जितना भी उसे ढूंढने की कोशिश करता था, ईविल उसके हाथों से निकल जाती थी। कायान चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। कायान ईविल की आधी कॉल रिसीव कर चुका था। एएसपी कायान काज़मी, कैसे हैं आप? आप तो मुझ नाचीज़ को भूल ही गए हो। ईविल शोक लहजे में कहने लगी। तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें जब तक सजा नहीं दिलवा देता मुझे सुकून नहीं आएगा। और रही तुम्हारे 2 नंबर प्यार को भूलने की बात, वो तो भूलना ही था, क्योंकि अब मेरे पास मेरी बीवी आ गई है। वो अगले बंदे को दबाने के लिए अपनी बीवी पर जोर देते बोला। जानती हूँ एएसपी, तुम मेरे हाथों से निकल चुके हो, लेकिन क्या है ना, मैंने तुमसे इश्क किया है, और मेरा इश्क ये नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दूं। मेरा इश्क तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो अपने लहजे में कयान के लिए मोहब्बत बसाई कहने लगी। वेल थैंक्स। उस दिन तुम और तुम्हारे लोगों ने मेरी जान बचाई थी। कयान ईविल की लैला मजनू की बातों को इग्नोर करते बोला। एएसपी, तुम मेरा इश्क हो, और ईविल अपने इश्क के साथ हमेशा रहेगी। दुनिया का हर रिश्ता तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन ईविल तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये ईविल का वादा है। ईविल शिद्दत से भरपूर लहजे में बोली। कयान उसके लहजे में शिद्दत महसूस करते हैरान हुआ था। तुम इतना प्यार करती हो मुझसे? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ।
तुम्हें तो पकड़कर सजाए मौत देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एविल का कहका गूंजा, जिस दिन तुमने मुझे पकड़ लिया ना, उस दिन जो बोलोगी, उस जो सजा दोगी कबूल होगी। एविल का लहजा एकदम नम हुआ था, जिसे कयान ने भी महसूस किया था। बस एक बात याद रखना, तुम एविल का इश्क हो। एविल कभी अपने इश्क को नहीं छोड़ती। तुम्हारे साथ साथ मेरा काम भी मेरा इश्क है, और एविल ना तो कभी तुम्हें छोड़ेगी और ना ये काम। खुदा हाफिज। वो ये कहते ही कॉल काट गई। वो मस्जिद कयान के सामने बेबस नहीं होना चाहती थी। कयान कितनी ही देर एविल की बातों को सोचता रहा, फिर एन की याद आते ही उससे कॉल की तो एन ने कॉल उठा ली। कहाँ हो एन? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस आन पहुंचने वाली हूँ, 5 मिनट वेट करें। ओके जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, मिलकर खाना खाते हैं। ओके ओके, मैं आ गई। ये कहते कॉल बंद कर चुका था वो, और कयान की सोचो करो एक दफ़ा फिर एविल की बातों में लग चुका था। लारिब कब से अपने एंजल का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो था क्या ही नहीं रहा था। उससे कल कितनी डांट पड़ी थी कि उससे इतनी सारी चीज़ें तोड़ दी। आज वो वैसा कुछ नहीं करने वाली थी, इसलिए वो उसका इंतज़ार करते करते ऐसे ही सो गई। सफ़ीर काफ़ी लेट घर ले आया था। वो जानता था लारिब इसका इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो लेट आया था। उससे कमरे में आकर सबसे पहले आफत की दुकान लारिब को देखा, जो सो चुकी थी। सफ़ीर ने शुक्र का सांस लिया और फ्रेश होने चला गया। अभी वो फ्रेश होकर लेटा ही था कि उसे लारिब की दबी दबी सिसकी आने लगी। नहीं करो मामा, मामा, वो आ गया, वो मार देगा, मार देगा, वो गंदा है। मामा हाथ लगा रहा मुझे। भाई, भाई, बचाओ। मामा, मामा प्लीज छोड़ो मेरी मामा को। वो चीख रही थी। सफ़ी ने जल्दी से लारिब के पास जाकर उसके गाल थपथपाए। लारेब, उठो, उठो। सफ़ी लारिब को ऐसी बातें करते देख परेशान हुआ था। ना जाने किस वजह से इस हालत में पहुंची थी। अमान भी तो उसे कुछ नहीं बताता था। मर जाऊंगी। अब्बा, अब्बा मुझे बचाएं, मुझे नहीं जाना। वो गंदा अंकल मुझे हाथ लगा रहा है। सफ़ी ने एक झटके से लारिब को उठाया और उसे झुंझुड़ा, होश में आओ लारेब। लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी। सफ़ीर को याद आया जब हॉस्पिटल में ऐसा थोड़ा पड़ता था, उसे इंजेक्शन लगा देता। वो आज एहतियात के तौर पर वो इंजेक्शन घर ले आया था। वो होश में तो नहीं आई थी, मजबूरन सफ़ीर को उसे इंजेक्ट करना पड़ा था। एक चीख लारिब के मुंह से निकली थी, और वो जो तड़प रही थी अब सागिन थी। सफ़ीर उसे सुकून में आते देख एक गहरा सांस भरा और वो इख्तियार ही उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सफ़ीर अब उसे सुकून में देखकर खुद भी जाकर लेट गया, और ना चाहते हुए भी बेहतियाती में वो उसके गिर्द अपना हसार बांध दिया। सुबह माला को होश आया तो सबसे पहले वो समझने की कोशिश करने लगी वो कहाँ है। उसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। उससे एक नज़र पूरे कमरे में डाली, और कल के वाक़यात उसके ज़हन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अचानक से अब उसे वो तिल अपने ऊपर फेंकना याद आया। उसके जावी ने अपने पैरों से कुचल दिया था उस सिल को। जावियार उसकी आवाज़ से उठ गया। क्या हुआ भालू? माला तो जावियार को अपने करीब देखकर खौफ से उसे देखने लगी। क्या हुआ माला? जावियार पुरसुकून लहजे में उससे पूछ रहा था, जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। माला की जुबान तो जावियार का कल वाला रूप देखकर तालू से चिपक गई थी। कुछ बोलो भी। वैसे कल क्या क़यामत लग रही थी तुम, लेकिन तुम्हारी बेहोशी ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। जावियार माला की लबों पर अपना अंगूठा फेरते कहने लगा, नहीं, तुम मेरे सावे नहीं, जो कल तुमने वो। माला की आंखों से आंसू बहकर गालों बगे रहे थे। अरे मेरी जान, तुम डर क्यों रही हो? वो उससे कामता देख नॉर्मल अंदाज से बोला, "प- पीछे हो, तुम एक कातिल हो। मेरा जावी एक कातिल तो नहीं था, तुम मेरे जावी नहीं हो। माला उसे धक्का देती पीछे करने लगी। मुझे कातिल बनाने वाली भी तुम हो, और तुम्हारा बाप ही है। भालू समझा करो। तो तुम इतनी बुरी तरह से कत्ल करके कैसे सुकून में रह सकते हो? जैसे मैं हमेशा करता हूँ डार्लिंग। डार्लिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल का अधूरा काम अभी पूरा करें। वो उसके होशरुबा सराबे को देखता अपने बेलगाम जज्बात से बोला, नहीं, दूर रहो मुझसे। तुम एक दरिंदे हो, और मैं ही गलत थी जो तुम्हें अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम में एक कातिल, एक दरिंदा छुपा हुआ है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इससे पहले वो कुछ और कहती, जावियार उसके लहू पर शिद्दत से झुका था। उसके दूर जाने की बात से जावियार के दिल में आग के भाम पर चलने लगा था।
अपना गम और गुस्सा अपने सीने में उठती हुई वहशतों की आग माला की सुर्ख लिपस्टिक से भरे लबों पे उतारने लगा। सांस बंद होने पर माला डर के मारे तो मजम्मत भी नहीं कर पा रही थी। जावियार बामुश्किल पीछे हुआ तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। जावियार ने उसके भीगे होंठ देखे और बेहोश सा होकर उसकी गर्दन पर लपक गया। कमरा वैसे का वैसा ही सजा था। हर तरफ सुर्ख गुलाबों की खुशबुएं बिखरी हुई थी। मेरी जान, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम मेरा भालू हो। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पे सिर्फ मेरा हक है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर कोशिश भी की, तुम्हारा भी दिल निकाल कर कुचल दूंगा। फिर तुम्हारी लाश को इस कमरे में दफन कर दूंगा और रोज आकर आंसू बहाऊंगा कि मैंने अपने भालू का कत्ल कर दिया। जावियार खुमार आलूद लहजे में ये कहते उसकी जान लबों पर ले आया था। तुम्हारे मामले में बेहद साइको इंसान हूं मैं। मुझे इंसान ही रहने देना। अगर कल की तरह जानवर बनता नहीं देखना चाहती कि मैं तुम्हारा दिल भी निकाल कर अपने पास कैद कर लूं, तो कभी मुझसे दूर जाने की बात ना करना। जावियार ये कहते अपना गुस्सा फिर से माला के लबों पर निकालने लगा। माला की आंखों से आंसू टिप टिप गिरते तकिए में जज्ब होने लगे थे। इस टाइम जावियार पर माला को लेकर पहले दफा जुनून सवार हुआ था। माला तो मुकम्मल तौर पर जावियार के रहम करम पर थी। वो उससे अलग हुआ तो माला ने नम आंखों से जावियार को देखा। माला का चेहरा खून की तरह सुर्ख हो चुका था। उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं मिलकर। और हाँ, कुछ ऊंचा रहा करती नजर ना हो मुझे, समझी? वरना मैं जो करूंगा फिर तुम्हारी जान लबों पर आएगी। और ये तुम्हारा दिल है, यहाँ तो इसे निकाल दूंगा। जावियार अपनी उंगली माला के दिल के करीब बैठकर सर्द लहजे में बोला। माला ने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। जावियार उसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराता कमरे से बाहर चला गया। पीछे वो कितनी ही देर अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। वो कितने दिन से एक कातिल के साथ थी। उसे अब यहाँ नहीं रहना था। उससे खौफ आने लगा था। वो अब अपने बाप के पास वापस जाना चाहती थी। उसे अब किसी भी तरह अपने बाप से कांटेक्ट करना था। वो रोती रोती वहीं से उठकर बैठ गई। उसे अब इस कमरे से वहशत होने लगी थी। कल तक ये कमरा कितने अरमानों के साथ सजाया था और अब उसे कमरे से और जिस इंसान के लिए सजी थी उस इंसान से वहशत ही और खौफजदा थी और शायद अब नफरत भी। माला फ्रेश होकर कमरे में ही खड़ी माला फ्रेश होकर कमरे में ही खिड़की के पास खड़ी हो गई। वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो तो अब अमान का सामना भी नहीं करना चाहती थी। सब एक जैसे सभी दरिंदे थे। सारे ही धोखेबाज थे। मुझे किसी भी तरह पापा से बात करनी है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कितनी देर माला खिड़की के पास खड़े सोचती रही कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे दस्तक पर गौर नहीं किया, लेकिन मेड अंदर आ चुकी थी। मैम, सर आपको खाने पे बुला रहे हैं। जावेर का नाम सुनते हुए एक दफ़ा फिर से कांपने लगी। मुझे भूख नहीं है, अपने सर को कह दो। माला ने बेरूही से कहते मुंह मोड़ गई। पीछे मेड के जावेर को आता देख वहां से जा चुकी थी। जावेर की आवाज़ सुनते ही माला खौफ से पलटकर जावी को देखने लगी। जावेर को अच्छा नहीं लग रहा था। कल तक वो लड़की उसके पास आना चाहती थी, उसकी गुर्बत चाहती थी और आज वो उससे खौफजदा हो रही थी। खाना खा लो माला। मुझे भूख नहीं है, माला हिम्मत करके बोली। खाने से कैसे दुश्मनी भालू? जावेर एक एक कदम उठाता उसके पास आया कि माला की धड़कनें तेज हुई थी। तुमने अच्छा नहीं किया जावी। माला के आंसू एक दफ़ा फिर उसके गालों से बहने लगे थे। मैंने क्या अच्छा नहीं किया? जावेर माला के पास पहुंचता उससे कान के करीब झुकता हुआ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम एक दरिंदे हो जावेर। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ। और दरिंदा भी तुम्हारी वजह से ही बना था। और अब बहस ना करो, चुपचाप खाना खा लो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमसे अच्छा तो वो अतील। उसी वक्त जावेर ने पलटकर माला के बालों को मजबूती से पकड़ा। माला के मुंह से तकलीफ से सिसकी निकली थी। माला बेबी, अब तो तुम्हारी है नहीं। जावेर धड़ा था। वो शिद्दत से माला के होंठों पर झुका था कि माला काम गई थी। वो शिद्दत से उसकी सांस से खुद में समा रहा था। माला को सांस मुश्किल से आने लगी। जावेर माला का ख्याल करता पीछे हुआ तो माला के होंठों से खून की नन्ही बूंदें निकल आईं। अपने लबों पर हाथ फेरती माला ने गुस्से से जावेर की तरफ देखा। जंगली इंसान। माला अपने होंठों से खून साफ करते गुस्से से बोली। आइंदा तुमने यहाँ से जाने की बात की या उस कुत्ते का नाम लिया तो जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं ना, तुम्हारे जिस्म से खींच लूंगा। जावेर अपनी सब आंखें नीली आंखों में गाड़ते बोला। माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। माला बेबी, अभी तुमने मेरा मॉन्स्टर रूप देखा नहीं। अगर यहाँ से भागी
तो रूप दिखाने पर तुम खुद को मजबूर करोगी मुझे। उसके बाद तुम्हें अपना बनाने में ज़ीरो भी टाइम नहीं लगाऊंगा। चलो। जावियार माला को बाजू से पकड़कर खींचकर नीचे लेकर चला गया। माला भी उसके साथ कटी पतंग की तरह खिंचती चली गई। वो नीचे आए तो वहाँ अमान भी बैठा था। माला का उतरा चेहरा, उसके चेहरे पर खौफ देखकर अमान को बहुत बुरा लग रहा था। कल तक उसकी दोस्त उसकी भाभी थी और आज उससे डर रही थी। माला ने एक नज़र अमान को देखा जो नीचे सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ था। मिस ना कहीं। आज माला ने एक और खिताब से अमान को नवाज दिया था। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही माला? जाविया के कहने पे माला डर से उछली थी। खाने लगी हूँ। वो कहना तो चाहती थी उससे भूख नहीं, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोली और कुछने वाले जहर मार करने लगी। मुझे कुछ काम है, फिर रात को मिलते हैं माला डार्लिंग। जावियार माला के कान के पास झुकता बोला। पहले वाली मेरी माला बन जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए। जावियार अपने होंठ उसके माथे पर रखता बोलो। और डार्लिंग, ये ब्लैक महल मेरा है। अगर इसके दरवाजे के बाहर भी तुमने कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। जावियार ये कहता बाहर चला गया। भाभी। इससे पहले कि अमान कुछ बोलता माला तो फटी पड़ी थी। कुछ मत बोलो तुम लोग दरिंदे हो, लोगों का कितनी बेरहमी से कत्ल करते हो। माला अपना सारा गुस्सा अमान पर उतारने लगी। उसका जावियार पर तो बस नहीं चलता था, लेकिन अमान पर तो चल सकता था। भाभी मेरी बात तो सुने। लेकिन वो उसकी सुने बगैर ही कमरे में भागी थी। कमरे में जाकर वो सोचने लगी कि वो कैसे पापा से रब्ता करे। अब उसे किसी भी तरीके से यहाँ से जाना था, लेकिन क्या वो खुद भी जावियार के बगैर रह सकती थी? वो गर्व से ये सोचने लगी। लेकिन मैं एक कातिल बेरहम इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं कयान भाई को भी बताऊंगी कि एन लोगों का कत्ल करती है। वो सोचती अपने आने वाले अंजाम से नावाकिफ थी। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों सावी, क्यों? माला जमीन पर नीचे बैठते घुटनों में सर दिए रोने लगी। सुबह सफ़ीर उठा तो लारेब उसके पास से मासूम बच्चों की तरह सोई हुई थी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी काली आंखें बंद थीं, जिसमें सफ़ीर को अपना अब डूबता हुआ महसूस होता था। उससे काले बाल बिखरे हुए थे। सफ़ीर बेखुद होता उसके बालों में मजीद मुंह दिया था। उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा कि अचानक से रात का वाक़या उसकी आंखों के सामने घूमा। क्या हुआ था? कौन मार देगा लारेब को? सफ़ीर लारेब से अलग होता उसके बारे में सोचने लगा, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लगा। तो सफ़ीर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो ड्रेसिंग के सामने अपने बाल बनाने लगा। इतने में लारेब भी उठ गई थी। उठते ही उससे एक जानलेवा अंगड़ाई ली थी। इस सफ़ीर का दिल उछल कर हलक में आया था। लारेब बिना दुपट्टे के अंगड़ाई लेते अपने नशेब व फराज वाजिया कर रही थी। सफ़ीर ने जल्दी से नजरें फेरी थी। उफ, पागल लड़की। लारेब अपने एंजल को देखकर खुश हुई थी। एंजल, बोलो। मुझे ना टॉयज चाहिए। आप यहाँ मेरे पास नहीं होते ना, तो मैं टॉयज के साथ खेल लिया करूँगी। और वो चॉकलेट भी चाहिए। उठते ही सफ़ीर से फरमाइशें करने लगी थी। बीवी भी क्या मिली, खिलौन उससे खेलने वाली। वही गहरा सांस भर कर गया। ओके, मैं ले आऊंगा। चलो तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर नाश्ता करने चलते हैं। ओके एंजल, मैं अभी आती हूँ। वो झट से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। सफ़ीर लारेब के बाहर आने से पहले हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए निकलना चाहता था। किरम की आवाज़ से रुका था। सफ़ीर बेटा। जी मामा। बेटा, वो सोहा आ रही है आज। कल ही उससे मुझे बताया। तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओ। क्या मामा, सोहा आ रही है? उसे मुझे तो नहीं बताया। सफ़ीर सोचने वाले अंदाज में हमको देखने लगा। बेटा, मैंने उसे तुम्हारी शादी का बताया है, इसलिए वो आ रही है। ओके। ओके मामा, मैं आते हुए ले आऊंगा। कब तक की फ्लाइट है उसकी? 2 बजे का टाइम है। ओके मामा, मैं चलता हूँ, मैं पिक कर लूंगा। ओके बेटा, याद से ले आना। इरम कहती मुस्कुराती हुई लारेब के पास चली गई, क्योंकि उससे शोर मचाना था और इरम ने उसे संभालना था। कायान और एन नायला से मिलते इटली के लिए निकल पड़े थे। एन ने कॉल करके खास तौर पर अपने कार्ड्स अपने पीछे रखे थे, जिससे कायान को भी महसूस ना होने दिया था। आन आन, मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ पहली दफ़ा बाहर जा रही हूँ ना। ये सफ़र एन और कायान का बेहतरीन सफ़र था। एन तो अपने आन के साथ उसकी मोहब्बत के साथ ये सफ़र तय कर रही थी। औरत की मोहब्बत, उसका इश्क उसके साथ हो तो ज़िंदगी भी कितनी खास हो जाती है। इटली पहुंचते ही एन तो बेहद एक्साइटेड थी, क्योंकि इस इटली का एक शहर वीनिस बेहद पसंद था उसे। वो हमेशा से कयान के साथ यहाँ आना चाहती थी। आते ही उन्होंने होटल बुक करवाया और वहाँ वहाँ चले गए। हाय अल्लाह,
कितना खूबसूरत है ये इडली भी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह उठते ही पूरा इडली घूमेंगे, कितना मज़ा आएगा। एन तो एक्साइटेड सी आन से कहते बेड पर जाकर बैठी थी। लेकिन मेरी जान, कयान ने अगले ही लम्हे खींच कर उससे अपने करीब किया। हम यहाँ सोने तो नहीं, हनीमून मनाने आए हैं। वो आन, मैं थक गई हूँ ना, एन ने मासूम मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन मेरी थकन कौन उतारेगा? वो खुमार उलूदा लहजे में कहने लगा। मुझे नींद आ रही है। उसके इरादे जानकर एन फौरन से बोली। मेरी थकन उतारे बगैर तुम भी नहीं सो सकती। कयान ये कहते ही उससे कोई बात कहने का मौका दिए बगैर होंठों पर झुक गया था। फिर एन भी अपनी मोहब्बत में पिघलती चली गई। सफ़ीर सोहा को लेने एयरपोर्ट जा चुका था। सोहा सफ़ीर के मामू की बेटी थी, जो कि शुरू से ही कनाडा में रही थी, और अब उससे सफ़ीर की शादी का पता चला था, तो वो जल्दी बुनती पाकिस्तान आई थी। उसे शुरू से ही सफ़ीर पसंद था, लेकिन उसे इज़हार मोहब्बत करने में देर हो गई थी। सोहा एयरपोर्ट से बाहर आई। सफ़ीर ने उसे देखा, जो ब्लैक पैंट शर्ट पहने अपने कंधे तक आते खुले बाल छोड़े हुए थी, आंखों में लगाए ग्लासेस। वो काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। सफ़ीर ने मुस्कुराकर अपनी उस कज़न को देखा। हेलो सफ़ीर। वो भी मुस्कुराते हुए सफ़ीर को देखते पास आई थी। वो आज भी सफ़ीर के आगे बेबस हो जाया करती थी। सफ़ीर इतना प्यारा तो नहीं था, लेकिन उसमें कोई ऐसी कशिश थी कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती थीं। आज सुबह सफ़ीर की मुस्कुराहट, जिस पर शायद लारेब भी इसी वजह से अपने एंजल पर फिदा हुई थी, उसकी मुस्कुराहट कातलाना थी। सोहा भी अपने उस कज़न पर मरती थी। कैसी हो सोहा? सफ़ीर उसका सामान रखवाता गाड़ी में बैठता बोला। मैं ठीक हूँ सफ़ीर, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। सफ़ीर की नज़र एक टॉयज शॉप पे पड़ी थी। चम से उसकी नज़रों के सामने लारेब का चेहरा आया, जो उससे फरमाइश करते हुए कितनी मासूम लग रही थी। सफ़ीर ने ना चाहते हुए शॉप के आगे गाड़ी रोकी थी। क्या हुआ सफ़ीर, यहाँ से क्या लेना है? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। सफ़ीर अंदर गया, जहाँ उससे लारेब के लिए उसकी पसंद की डॉल और एक डॉल होस लिया था, और बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे खिलौने उठवा था। गाड़ी तक आया। सोहा हैरानगी से इतने सारे खिलौनों को देखने लगी। ये किसके लिए इतने ज़्यादा खिलौने? तुम घर चलो, खुद ही पता चल जाएगा। सोहा भी चुप करके बैठ गई। आंटी। पहले मुझे आंटी नहीं मामा बोला करो। मामा? लेकिन मेरी मामा तो। श्श, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मामा हूँ। ओके, ओके मामा, आज से आप मेरी मामा। फिर मेरे बड़ी की भी मामा हुई ना? तुम्हारे बड़ी की भी मामा हूँ, लेकिन तुम मुझे मामा ही कहना। ओके मामा। अभी तक एंजल नहीं आया। आता ही होगा मेरी जान। इरम ने लारेब के फूले गालों पर प्यार से हाथ रखा। इतने में सफ़ीर दरवाजे से दाखिल हुआ, जिसे देखते ही लारेब भागकर सफ़ीर के सीने से लगी थी। एंजल, आप कहाँ चले जाते हैं? मैंने आपको इतना सारा मिस किया। लारेब अपने बाजू खोलते हुए सफ़ीर से कहने लगी। साथ खड़ी सोहा ने अजीब नज़रों से उस मखलूक को देखा था, जो कि सफ़ीर के साथ लगी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सफ़ीर की बीवी, ये पागल, ये बच्ची। पीछे हटो लारेब। सफ़ीर उसके बाजू पीछे करता बोला। नहीं, पहले आप बताएं, आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? लारेब मुंह बनाते सफ़ीर से शिकवा कर रही थी। सफ़ीर को बेहद क्यूट लगी थी। अरे सोहा बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। इरम ने पीछे खड़ी सोहा को देखा, जो कि लारेब को ही देख रही थी, तो इरम उठकर उसके पास चली गई। अस्सलाम वालेकुम फूफू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आते वक्त? नहीं फूफू, सफ़ीर मुझे लेने आ गया था, तो परेशानी किस बात की? सोहा ने मुस्कुराते सफ़ीर को देखा था। लारेब भी सफ़ीर से अलग होती सोहा को देखने लगी। एंजल, ये कौन है? लारेब उस अंग्रेजी मैडम को देखते कहने लगी। ये मेरी फ्रेंड कहते कहते वो रुक गया था, क्योंकि वो शादी वाला दिन याद आया था उसे कि कैसे फ्रेंड कहने पर लारेब ने उसकी बुरी हालत की थी। फिर वो कुछ सोचा, लारेब से खोया हुआ। जैसे तुम बड़ी की बहन हो ना, वैसे ही ये मेरी बहन है। और बहन कहने पर सोहा को 400 वोट का झटका लगा था। बहन? वो तो खुद को बहन कहने पे हैरान थी। अच्छा। अच्छा को लंबा करके लारेब ने अपनी आंखें छोटी करके सोहा को देखा। तो आप मेरे एंजल की आपो हो? ओह गॉड। वो इससे पहले कि मजीद बहन भाई बनाते उसे, सोहा इरम से पूछकर अपने कमरे में चली गई। इरम ने सोच के नजरों से सोहा को देखा। एंजल, मैंने आपको खिलौने लाने को कहा था ना? लारी वो सोफा की तरफ से नसें हटाकर सफ़ीर की तरफ देखकर बोलने लगी। हाँ, लेकर आया हूँ। सफ़ीर मुलाजिम से इतने सारे खिलौने मंगवाकर अंदर रखवाता बोला। हाय,
एंजल इतने ज़्यादा खिलौने और ये डॉल हाउस। एंजल ये तो मुझे बहुत पसंद है। लारेब डॉल हाउस को बैठ कर देखने लगी। थैंक यू एंजल, आप मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। लारेब अब ज़मीन पर बैठकर अपने खिलौनों को देख रही थी। इरम सोहा के कमरे में चली गई थी। बेटा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, तुम ठीक हो? इरम ने सोहा से पूछा, जो सर हाथों में थामे बेड पर बैठी थी। फूफू, ये कैसी लड़की से आपने शादी करवा दी है सफ़ीर की? बेटा बस क्या करें। फिर इरम ने सोहा को सारी स्टोरी बताई। हम्म, तो ज़बरदस्ती का रिश्ता है पागल लड़की से। इसे तो मैं बहुत जल्दी सफ़ीर से दूर करके पागल खाने भिजवाऊंगी, देखती जाओ तुम। मेंटल कहेंगी। सोहा अपने ज़हन में लारेब का अक्स लाते हुए उससे कहने लगी, बेटा अगर तुम्हें कभी लारेब कुछ कह दे तो बुरा नहीं मानना, वो बहुत प्यारी बच्ची है। जी फूफू, आप फिक्र ना करें, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी। सोहा मुस्कुराते हुए इरम से कहने लगी, इसे तो मैं बताऊंगी, पागल लड़की मेरे सफ़ीर को ले उड़ी है। तुमसे मैंने अपना सफ़ीर न छीना तो मेरा नाम भी सोहा शाह नहीं। एन जागी तो कमरा बिल्कुल खाली था। कयान को कमरे में न पाकर वो जल्दी से बेड से उठ के खड़ी हुई थी। ये आन कहाँ चले गए? एन पूरा कमरा चेक करते उससे कहने लगी, शायद बाहर गए हो, लेकिन कहाँ? मुझे अकेले छोड़कर चले गए। पता भी है, अनजान जगह है, मासूम सी बीवी डर जाएगी। एन मुंह बनाते खुद को शीशे में देखती कहका लगा उठी, मासूम तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ अपने आन की। एन कपड़े लेती वॉशरूम में घुस चुकी थी। कयान बाहर से वापस आया तो एन को अपना इंतजार करते पाया। एन कयान को देखकर फौरन बेड से खड़ी हुई थी। कयान के पास गई। आन, आप कहाँ चले गए थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। एन उससे करीब आते बोली, अच्छा, तो फिर मेरी एन को मेरा इंतज़ार था? कितना इंतज़ार था? पास आकर बताओ। कयान एन की कमर में हाथ डालता अपने करीब करी गया। आन, आप कितने रोमांटिक होते जा रहे हैं। एन अपने हाथों से कयान को पीछे करती बोली, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, ये बंदा बशर हमेशा बहक जाता है। कयान एन की गर्दन में मुंह देते बोला, आप बहुत बेशरम हैं आन। उफ, बेशर्मी तो रात को दिखाई थी ना, अभी तो प्यार कर रहा हूँ। कयान आंख मारता एन को शर्म से लाल करी गया। चलो तुम नाश्ता करो, फिर घूमने चलते हैं। कहाँ आन? ओहो, जब चलेंगे तो पता चल जाएगा ना। फिर थोड़ी देर बाद ही वो नाश्ता वगैरह करके बाहर निकले थे। आन, यहाँ कितनी सर्दी है। एन कयान के बाजू को जोर से थामे रोड पर चलते हुए कहने लगी, अरे मेरी एन, सर्दी सर्दी करोगी तो सर्दी लगेगी ना। क्या ख्याल है, वापस रूम में चलते हैं? उसका हाथ पकड़कर मसलता हुआ बोला, आन आप मुझसे मार खाएंगे। यहाँ हम घूमने आए हैं ना कि सिर्फ रोमांस करने। एन चिढ़ती हुई बोली, मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ, ताकि सारी ज़िंदगी हम इसको भूलना ना सके, और इसे ऐसा बनाने में तुम मेरी मदद करोगी। एन ने ब्लैक पैंट और ऊपर रेड कलर का टॉप पहना था और ऊपर लॉन्ग कोट, सर पर रेड कलर की हेड पहनी थी। उसके लंबे ब्राउन बाल हवाओं से उड़ रहे थे, जो कि उसको और पुरकशिश बना रहे थे। सर्दी की वजह से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो चुकी थी। आन, वो देखें कितना प्यारा झूला है, मुझे लेना है। वो एक्साइटेड से कयान का बाजू खींचती उस झूले के पास से गई। कयान ने उसे उस झूले पर बिठाकर कितनी ही तस्वीरें ले डाली थी। एन बेहद खुश थी, वो अपने आन के साथ थी। अगर कोई दुश्मन उसे देख लेता तो कभी यकीन न करता कि वो बेरहम ईविल किसी का दिल निकालने में एक सेकंड नहीं लगाती। इस टाइम अपने आन के साथ कितनी खुश थी। वैसे भी एक हफ्ते के लिए वो हनीमून पे आए थे और जल्द ही एन को वापस भी जाना था।